एज एन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेक्टर को जानना। अब सेक्टर्स की बात की जाए तो ज्यादातर लोग ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सेक्टर को चूज कर लेते हैं और उसी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन किसी भी सेक्टर को चूज करने से पहले ऑब्जर्वेशन तो जरूरी होती ही है, साथ में डेटा भी जरूरी होता है जिससे आपको कंफर्मेशन मिल सके कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। और साथ में लोगों के सजेशंस के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेंड चल रहा है एआई का, तो हर किसी को लगता है कि इसका ट्रेंड आगे आने वाले टाइम में इंक्रीज होगा और ज्यादातर लोग एआई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक फैक्ट भी है कि एआई अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा यूजफुल है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन सिर्फ यही पॉइंट्स इनफ नहीं होते हैं, आपको सारी चीजें कंसिडर करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको अपने लिए एक बेस्ट सेक्टर चूज करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं 3 ऐसे सेक्टर्स जो आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे और उसकी स्टार्टिंग अभी से ही हो चुकी है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्टर्स को चूज करने से पहले ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है डेटा। तो आज मैं आपको जो भी सेक्टर्स बताने वाली हूं उसका डेटा भी देने वाली हूं कि कैसे ये सेक्टर या फिर ये इंडस्ट्री अभी के टाइम पर ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करेगी। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स पर हम ध्यान देने वाले हैं और कौन कौन से फैक्टर्स को हम हर सेक्टर का ऑब्जर्वेशन करते टाइम कंसीडर करने वाले हैं। अब सबसे पहले फैक्टर की बात की जाए तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम कोई भी सेक्टर को चूज कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेक्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर नहीं है। दूसरा फैक्टर होता है गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट पुश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी सेक्टर को गवर्नमेंट पुश मिल रहा है या फिर गवर्नमेंट आगे बढ़ाना चाहती है तो उस सेक्टर के पास एक एडिशनल एडवांटेज होता है और वो सेक्टर बहुत जल्दी मार्केट में ग्रो कर सकता है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि उस सेक्टर में कितने ज्यादा ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, यानी कि कितनी चीजें ऐसी हैं, कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो सेक्टर को काफी ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। तो सबसे पहली इंडस्ट्री है वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। देखा जाए तो इंडिया में कूड़ा बढ़ता ही जा रहा है, चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई, हर सिटी में आपको कूड़े का पहाड़ तो दिखेगा ही। अब आप सोच रहे होंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है। अब देखा जाए तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। अगर वेस्ट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री इंक्रीज होती है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कि टूरिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ेगा, डिसीजेस कम हो जाएंगी और साथ में हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं इंदौर। इंदौर एक ऐसी सिटी है जो बिल्कुल क्लीन है और वहां पर कोई पान शॉप हो या फिर कोई स्ट्रीट फूड शॉप, हर जगह आपको क्लीन ही दिखेगी। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडियन गवर्नमेंट का एम है कि वो 100 स्मार्ट सिटीज बनाना चाहती है। अब स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए गवर्नमेंट को सारा कूड़ा कचरा साफ करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर हम बैंगलोर की बात करें तो आज का टाइम ऐसा आ गया है कि बैंगलोर को गार्बेज सिटी भी कहा जाने लगा है। तो ऐसे में देखा जाए तो वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। अगर उसे रीयूज किया जाए, जो भी कचरा हम फेंक रहे हैं, तो उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प भी मिल सकती है और साथ में लोगों को ग्रोथ भी मिल सकती है। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की, तो वो 1 मार्च 2024 तक इसकी वैल्यू है $2.3 बिलियन की, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2029 तक $17.39 बिलियन तक हो जाएगी, जो कि 6.1% CAGR से इंक्रीज होगी। अब देखा जाए तो इससे काफी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। जब लोगों की प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगेंगी तो उस टाइम पर लोगों के पास की अपॉर्चुनिटीज होंगी कि वो स्टार्टअप ओपन करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और जितना भी कूड़ा कचरा है या फिर गार्बेज है उसे रीयूज कर सकते हैं। अब देखा जाए तो लोगों की आज के टाइम पर डिस्पोजेबल इनकम भी काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो हम अपने एक्स्ट्रा खर्चों में यूज कर सकते हैं या फिर हम इसे एक तरीके से एक्स्ट्रा इनकम भी बोल सकते हैं। अब जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो लोगों की लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होगी और साथ में लोग ये भी चाहेंगे कि वो हमेशा एक साफ सुथरे स्पेस में रहें और इसीलिए वो बिजनेसेस को पे भी करेंगे ये सारी चीजों को रीयूज करने के लिए। अब देखा जाए तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया कि इंडस्ट्रियल एरिया और पॉपुलेशन इंडिया में काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से ई वेस्ट और साथ में बायोमेडिकल वेस्ट और इसके साथ प्लास्टिक वेस्ट
वेस्ट भी काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। अगर इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट जरूर लेकर आएगी और गवर्नमेंट लेकर भी आती है। आए दिन बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे कि पॉल्यूशन रोका जाए। अब देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो ड्राई वेस्ट होता है यानी कि ड्राई गार्बेज और साथ में जो वेट गार्बेज होता है उन्हें एक ही डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है और उस वाले कचरे को, उस गार्बेज को रीयूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जब हम अपने घरों के डस्टबिन में दोनों कचरा एक ही साथ फेंकते हैं तो जब उसे आगे फेंका जाता है तो सेम ही कंडीशन में फेंका जाता है। कई बार तो आपने देखा होगा जो कूड़े के पहाड़ होते हैं उनमें आग भी लग जाती है ड्यू टू मीथेन गैस। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप अपने घर पर एक छोटा सा स्टेप ले सकते हो और जितना भी कचरा है उसे डिवाइड कर ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग फेंक सकते हो और साथ में आप उसे वहां डाल सकते हो जहां पर सेपरेट कर गार्बेज डाला हुआ हो। अगर हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट देखें तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75% वेस्ट ऐसा है जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 30% ही रीयूज हो पाता है ड्यू टू मीथेन गैस। तो अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर में एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं। अब अगर ग्रोथ की बात की जाए तो आपने देखा कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट पुश तो मिलेगा ही और साथ में इसका ग्रोथ रेट भी काफी ज्यादा अच्छा है और इसके ग्रोथ ड्राइवर्स भी काफी सारे हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री। हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद यानी कोविड के बाद हर कोई अपना घर खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और साथ में देखा जाए तो कोविड के टाइम पर लोग सिक्योरिटी चाहते थे ताकि हर किसी के पास अपना घर हो। अब देखा जाए तो उस टाइम पर काफी ज्यादा लोन के प्राइसेस भी गिर गए थे और इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा गिर गया था, जिसकी वजह से डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब आज के टाइम पर काफी लोग ऐसे हैं जो अपना घर खरीदना चाहते हैं और अपने लिए एक सिक्योरिटी बनाना चाहते हैं। अब चाहे वो फ्लैट हो या फिर सस्ता घर हो या फिर महंगा घर हो, इसी वजह से मार्केट में लोन्स की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है और गवर्नमेंट यही चाहती है कि हर किसी के पास अपना एक घर हो। गवर्नमेंट इसको लेकर काफी सारी स्कीम्स भी लाती रहती है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। इस तरीके की स्कीम्स लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करती हैं और आजकल के टाइम पर हर कोई अपना घर खरीद भी रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं ग्रोथ की तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये बताया गया है कि इसमें 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा जा रहा है। वहीं अगर आप आने वाले टाइम की बात करो तो 14% CAGR से आप इसमें ग्रोथ देख सकते हो। वहीं अगर 2022 से लेकर 2031 तक की बात करें तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हाउसिंग शॉर्टेज भी हो सकती है, 26 से 27 मिलियन तक पहुंच सकती है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उसी तरीके से डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होती जा रही है और घरों की डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी ज्यादा पुश कर रही है। अब इसमें एक सबसे बड़ा हाथ डिजिटलाइजेशन का भी है। पहले की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए लोन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं पूरे होते थे तो बैंक लोन को रिजेक्ट भी कर देती थी। आज के टाइम पर डिजिटलाइजेशन होने की वजह से काफी ज्यादा आसान हो गया है। लोगों को ऑनलाइन सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और बैंक भी ऑनलाइन ही प्रोसेस कर लोन को ओके कर देती है, जिसकी वजह से लोगों को लोन मिलना काफी ज्यादा आसान हो गया है और इसी वजह से लोग अपना घर खरीद भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं घर खरीदने की तो 90% लोग ऐसे ही होते हैं जिनको फाइनेंस कराना पड़ता है। डाउन पेमेंट पर घर लेने के लिए बहुत ही कम लोग होते हैं, जो कि लगभग 10% ही होते हैं। तो ऐसे में इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा स्कोप है और इसकी कंपनीज काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हैं आने वाले टाइम में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना लास्ट सेक्टर जो कि है शुगर इंडस्ट्री। देखा जाए तो इंडिया सबसे नंबर 1 कंज्यूमर है शुगर का, वहीं सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शुगर का। देखा जाए तो ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स ही काफी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हैं और साथ में यहाँ पर मिल
स्किल्ड वर्कर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री में क्राइम भी काफी ज्यादा देखा जाता है। बट द फैक्ट इज, अगर हम इस पॉइंट को साइड में रखते हैं तो ये इंडस्ट्री आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है ड्यू टू एथेनॉल। अब देखा जाए तो इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का एम किया है बाय 2025। अब जिस तरीके से एथेनॉल को इंक्रीज किया जाएगा, शुगर इंडस्ट्री उतनी ज्यादा बूम पर जाएगी। देखा जाए तो ये स्लो एंड स्टेडी स्टेबिलिटी से ग्रो करता भी जा रहा है। अब एथेनॉल कैसे बनता है ये समझते हैं। अब सबसे पहले जो फार्मर्स होते हैं, जो उनका क्रॉप्स होते हैं, जो बंडल क्रॉप्स होते हैं, या तो उन्हें वो जला देते हैं या फिर उन्हें वो डिस्पोज कर देते हैं। अब उसी को ही ब्लेंड किया जाता है और ब्लेंडिंग के बाद जब उसे रिफाइन किया जाता है, उससे जनरेट होती है शुगर। फिर उसे दोबारा से रिफाइन किया जाता है और बहुत सारे प्रोसेस के बाद इथेनॉल जनरेट होता है। अब जैसे जैसे इथेनॉल को इंक्रीज किया जाएगा, वैसे वैसे शुगर इंडस्ट्री भी ग्रो होती चली जाएगी। इथेनॉल को गवर्नमेंट काफी ज्यादा पुश करना चाहती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि अगर इथेनॉल हमारे इंडिया में आ जाता है तो हमारा क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी तो कम होगा ही, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारे स्टैंड ले रही है, जैसे कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 1900 प्लस इथेनॉल वाले पेट्रोल पंप्स को इनॉग्रेट कर दिया है, जिसे E20 भी बोलते हैं, जहां पर 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल को सेल किया जाएगा। अब देखा जाए तो इथेनॉल आने से हमारे इंडिया को काफी ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। जितना भी हमारा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में एक्सपेंस होता था, वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो होगी ही, साथ में शुगर इंडस्ट्री को भी बूम मिलेगा और शुगर इंडस्ट्री भी ग्रो होगी। और इतना ही नहीं, लोग इसको लेकर काफी अच्छे इनोवेशंस भी कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और IIT गुवाहाटी ने मिलकर इथेनॉल फ्यूल कुकिंग स्टोव निकाला था, जो कि एक्चुअली में काफी ज्यादा शॉकिंग था। अगर इसी तरीके के नए नए इनोवेशंस होते रहे तो इथेनॉल काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री काफी अच्छा ग्रो कर सकता है। सो एट लास्ट आई होप आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी और आपको पता चला होगा कि आने वाले टाइम में आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो। अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब इन तीनों सेक्टर में से आपका फेवरेट कौन सा सेक्टर था, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 3 सेक्टर्स के अलावा भी आपका कोई ऐसा फेवरेट सेक्टर है जो आने वाले टाइम में ग्रो करेगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, ताकि हर कोई एक अच्छे सेक्टर में इन्वेस्ट करे और अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करे। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।